प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। मोटर पर से उतरकर और सामान डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा था अभी आराम करने की ज़रूरत तो नहीं है, जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख लें। और इसीलिए मोटर के अड्डे के धक्कम धक्के से अलग होकर वे पहाड़ी रास्ते पर हो लिए थे। छाया में जब चश्मे का कांच ठंडा हो गया और उस पर उनके गर्म बदन से उठी हुई भाप जमने लगी, तब उन्होंने चश्मा उतारकर रुमाल से मुंह पोंछा, फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाया और फिर देखते रह गए। पहाड़ी रास्ता एकाएक आगे खुल गया था। चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए थे। आगे रास्ते को पार करता हुआ एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, लेकिन जहां वह मार्ग के एक और नीचे गिरता था वहां प्रपात के फेन पर सूर्य की किरणें भी पड़ रही थीं। ऐसा जान पड़ता था कि अंधकार की कोख में चांदी का प्रवाह फूट रहा हो, या प्राकृतिक नायिका की कजरारी आंखों से स्नेह के गदगद आंसुओं की झड़ी, और उसके पार एक चट्टान के सहारे एक पहाड़ी राजपूत बाला खड़ी थी। उसकी चौंकी हुई भोली शक्ल से साफ दिखता था कि प्रोफेसर साहब का वहां अकस्मात आ जाना उसे एकदम अनधिकार प्रवेश मालूम हो रहा है। प्रोफेसर साहब दिल्ली के कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक हैं। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही है। मनोरंजन के लिए भी वे पुरातत्व की ओर ही जाते हैं। यहाँ कुल्लू पहाड़ की सुरम उपत्यकाओं में भी वे सोचते हुए आए हैं कि यहाँ भारत की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष उन्हें मिलेंगे, और हिंदू काल की शिल्प कला के नमूने और धातु या प्रस्तर या सुधा की मूर्तियाँ और न जाने क्या क्या। लेकिन इतना सब होते हुए भी सौंदर्य के प्रति, जीते जागते स्पंदन युक्त क्षणभंगुर सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी नहीं हैं। बाला को वहीं खड़ी देखकर उसके पैरों के पास बहते हुए झरने का स्वर सुनते हुए उन्हें पहले तो एक हंसिनी का ख्याल आया, फिर सरस्वती का। यद्यपि बाला के हाथ में वीणा नहीं, एक छोटी सी छड़ी थी। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बनाकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बाला ने उत्तर नहीं दिया। संभ्रम दृष्टि से उसकी ओर देखकर जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी। प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर आगे चल दिए। बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा सा लगा। सोचने लगे कितने सीधे सादे सरल स्वभाव के होते हैं यहाँ के लोग। प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए उन्हें न फिक्र है, न खटका है, न लोभ लालच है। खाते पीते, ढोर चराते, नाचते गाते अपने दिन बिता देते हैं। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देखकर संकोच होता है। अपने आप में लीन रहते हैं। इन भले प्राणियों को बाहर वालों से क्या सरोकार। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब सोचने लगे, ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं वे भी क्या रह जाते। खुदा न खास्ता ये लोग यूरोपियन सभ्यता के सीखे हुए होते तो एक दूसरे को नोच कर खा जाते, उसकी राख भी न बची रहने देते। लेकिन यहाँ तो फरियान के ज़माने का ही एक आदर्श है। सबको अपने काम से मतलब है। दूसरों के काम में दखल देना, दूसरे के मुनाफे की ओर दृष्टि डालना यहाँ महापाप है। लोग ढोर चरने छोड़ देते हैं, शाम को ले आते हैं। कभी चोरी नहीं, शिकायत नहीं। खेती खड़ी है, कोई पहरेदार नहीं। मजाल क्या कि एक भुट्टा भी चोरी हो जाए। मेरे ख्याल में तो अगर मैं एक चवन्नी यहाँ राह में फेंक दूँ तो कोई उठाएगा नहीं, कि न जाने किसकी है और कौन लेने आ जाए। रास्ता अब घिर गया था, लेकिन चीड़ के दीर्घकाय वृक्षों से नहीं। अब उसके दोनों ओर थे सेब के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़, डार डार पर लदे हुए फलों के कारण मानो विनय से झुके हुए, क्योंकि जहाँ सार होता है वहाँ विनय भी अवश्य होता है। क्षुद्र व्यक्ति ही अविनयी हो सकता है। और कभी कभी हवा में झूम से जाते हुए कुल्लू की जगत प्रसिद्ध सेबों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुनी ही रखी थी। कई बार मंगाकर सेब खाए भी थे।
लेकिन आज इस प्रकार पेड़ पर लगे हुए असंख्य फलों को देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई। और इससे भी अधिक खुशी हुई इस बात से कि गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का न कोई रक्षक कहीं देखने में आता है, न बचाव के लिए बाड़ तक लगाई गई है। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव भी बढ़ गया था। क्या शहर में इस स्कूल कॉलेज के लड़के ही टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर देते और जितना खाते उतना बिगाड़ देते। वहाँ तो कोई बाग लगाए तो 10 भोजपुरी लठैत पहरेदार रखे और फिर भी चारों ओर जेल किसी दीवार खड़ी करे कि कोई लुप छिप कर न ले भागे, तब कहीं जाकर चैन से रह सके। और यहाँ बाग की सीमा बताने के लिए एक तार का जंगला तक नहीं। पेड़ों के नीचे जो लंबी लंबी घास लगी है वही रास्ते के पास आकर रुक जाती है। वहीं तक बाग की सीमा समझ लो तो समझ लो। यहाँ तो प्रोफेसर साहब के पास ही धम्म से कुछ गिरा। उन्होंने चौंक कर देखा। उन्हें आते देख एक लड़का पेड़ पर से कूदा और उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में 2 सेब हैं जिसे वह अपने फटे हुए भूरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। उसकी झेंपी हुई आंखें और चेहरा साफ कह रहा था कि वह चोरी कर रहा है। साधारणतया ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित ग्लानि से उसकी ओर देखते और आगे चल देते, लेकिन इस समय वैसा नहीं कर सके। उन्हें जान पड़ा कि यह लड़का उस सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ ही नष्ट भ्रष्ट किए दे रहा है जो फारियान के समय से सदियों पहले से अक्षुण बनी चली आ रही। वे लपक कर उस लड़के के पास पहुंचे और बोले, क्यों बे बदमाश, चोरी कर रहा है? शर्म नहीं आती दूसरे का माल खाते हुए? लड़का घबराया सा खड़ा रहा, बोल नहीं सका। प्रोफेसर साहब और भड़क उठे, सेब छीनकर घास में फेंक दिए जहां वे ओझल हो गए। फिर वे गर्दन पकड़कर लड़के को ढकेलते हुए रास्ते की ओर ले आए। पाजी कहीं का, चोरी करता है? तेरे जैसों के कारण ही पहाड़ी लोग बदनाम हो गए। क्यों चुराए थे सेब? यहाँ तो पैसे के 2 मिलते हैं, 1 पैसे के खरीद लेता। ईमान क्यों बिगाड़ता है? रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया। वहीं खड़ा आंसू भरी आंखों से उधर देखता रहा जहां घास में उसके तोड़े हुए सेब गिरकर आंखों से ओझल हो गए थे। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे, खड़ा देख रहा होगा कि चोरी भी की तो फल नहीं मिला। बहुत अच्छा हुआ, सेबों का सड़ जाना अच्छा, चोर को मिलना नहीं। सड़े चोर को क्या हक है कि खाए? प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आ रुके। अंदाज से उन्होंने जाना कि यह मनाली गांव होगा और उन्हें याद आया कि यहाँ एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों से पता पूछते हुए वे मनु के मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के नाते वह अपना अलग महत्व रखता था। प्रोफेसर साहब कितनी ही देर तक एकटक उसकी ओर देखते रहे, यहाँ तक कि देहरी पर बैठकर बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो गया। आने जाने वाले तो खैर देखते ही थे। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास और भी कोई मंदिर है? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है? यहाँ मंदिर नहीं? अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। यहाँ पर? बाबूजी, यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं, कभी कभी कोई आता है तो यह मनुरुखी का मंदिर देख जाता है बस, और तो हम जानते नहीं। पुजारी ने खांसते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू? कोई और मंदिर हो, आसपास की सब मंदिर मूर्तियां मैं देखना चाहता हूं। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है। वहां पहले कभी एक लाल किला हुआ करता था जिसके अंदर देवी के स्थान में पूजा होती थी, पर अब तो उसके कुछ पत्थर ही पड़े हैं। वहाँ कोई जाता नहीं, इस जंगल में भूत बसते हैं। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, लेकिन बोले, कैसे भूत? कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत रहते हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे। अरे उन भूतों से मेरी दोस्ती है, कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा
और क्षण भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी ने पास ही में बताया था तो मील भर से अधिक नहीं होगा, और अभी 3 बजे हैं। शाम होने तक मज़े में बंगले में पहुंच जाऊंगा। जंगल का रूप बदलने लगा। बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए, अब छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई पड़ने लगी। यह पड़ाव का वह मुख था जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता था। जड़ों में तो बर्फ़ों की चोटें यहाँ लगे हुए किसी भी पेड़ पौधे को कुचल डालती। प्रोफेसर साहब को समझ में आने लगा कि यह ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है, और यह भी वे जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़कर कितनी जल्दी नीरोशेष हो जाएगा। झाड़ियाँ भी छोटी होती चली गईं। घास की बजाय अब पथरीली जमीन आई, जिसमें किसी तरफ कोई बनी हुई पगडंडी नहीं। जिधर चले जाओ वही मार्ग। कहीं कहीं लाल पत्थर के भी कुछ टुकड़े दिख जाते तो शायद किले की इमारत में कहीं लगे होंगे, नहीं तो उधर लाल पत्थर होता नहीं। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले की आड़ में कोई गाढ़े रंग की पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती तो वह आसपास के उजाड़ सूनेपन को और भी गहरा कर देती। सांझ के धुंधलके में ऐसी झाड़ी को देखकर स्तूप में धूम्रवत निकलते हुए किसी प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव बात नहीं थी। एक ऐसे ही स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा, एक गड्ढे में कीच भरी है, जिसकी नमी से पोते जाते हुए 2 वृक्ष खड़े हैं, और उसके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली तो द्वार खोलने के बजाय आगे गिर पड़ा। उसके कब्जे उखड़ गए थे। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक ओर धर दिया। थोड़ी देर में वे पीछे हटकर खड़े रहे कि बंद और सीलन के कारण बदबूदार हवा बाहर निकल जाए, फिर भीतर झांकने लगे। मंदिर की बुरी हालत थी। भीतर न जाने कब के बलि पशुओं के सींग बकरे के और हिरण के पड़े हुए थे, जो सूख कर धूल के रंग के हो गए थे। उन पर कीड़े भी चल रहे थे। फर्श के पत्थरों के जोड़ों में काई उगाई थी। उन सींगों के ढेर से देवी की काली पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई थी। पास में पड़ी हुई गणेश जी की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो गई थी। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ, चिकना और सधे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था। आसपास की जर्जर अव्यवस्था में उसके दर्पोन्नत भाव से ऐसा जान पड़ता था मानो क्रुद्ध होकर कह रहा हो, मेरी इस निभृत अंतःशाला में आकर मेरे कुटुंब की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो? 2 मिनट तक प्रोफेसर साहब देहरी पर खड़े खड़े ही इस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने बांह पर टंगा हुआ अपना ओवरकोट नीचे रखा। एक बार चारों ओर देखकर निर्जन पाकर भी जूते खोल देना ही उचित समझा, और भीतर जाकर देवी की मूर्ति उठाकर देखने लगे। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। 500 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। इस लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था, या पड़ा तो पत्थर को और चिकना करके मूर्ति को सुंदर ही बना गया था। मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हजार से कम की ना होती। किसी अच्छे पारखी के पास होती तो 10,000 भी कुछ अधिक मूल्य न होता, और यहाँ उपेक्षित हालत में पड़ी है। न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं है। प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी और फिर देहरी पर आकर उसका सौंदर्य देखने लगे। 500 वर्ष से यह यहीं पर पड़ी होगी। न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितने बलियों के ताजे गर्म पूत रक्त से स्नान करके अपना दैवी सौंदर्य निखारा होगा, और अब कितने बरसों से इन रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूंछों की ग्लानिजनक गुदगुदाहट सह रही होगी। उफ, देवत्व की कितनी उपेक्षा। मानव नश्वर है, वह मर जाए और उसकी अस्थियों पर कीड़े रेंगे, यह समझ में आता है। लेकिन देवता पत्थर जड़ है, उसका महत्व कुछ नहीं। लेकिन मूर्ति तो देवता की है, देवत्व की चिरंतनता की निशानी तो है। एक भावना है, पर भावना आदरणीय है। क्या यह मूर्ति यहीं पड़े रहने के काबिल है?
इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं, पूजने को हाथ नहीं, देखने को आंखें नहीं, छूने को त्वचा तक नहीं, केवल टटोलने को हिलती हुई गंदी मूछें हैं, यह मूर्ति कहीं ठिकाने से होती। न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूम कर देखा। फिर न जाने क्यों आसपास निर्जन पाकर तसल्ली की सांस ली और फिर वहीं आ खड़े हुए। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं, लेकिन वह उतनी पुरानी नहीं, न उतनी सुंदर शैली पर निर्मित है। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात नहीं आ सकती जो पत्थर में होती है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की स्पंदन गति तीव्र होने लगी। इतनी सुंदर जो थी वह। वे फिर आगे बढ़कर उसे उठाने को हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर झांक कर देखा। वहां पर कोई नहीं था। कोई आता ही नहीं उस बेचारे उजड़े हुए मंदिर के पास। किसे परवाह थी कि निर्जन को अपनी दीप्ति से जगमग करती हुई इस देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर प्रोफेसर साहब फिर भीतर आए। लपक कर उन्होंने मूर्ति को उठाया और अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए एकटक उसे देखने लगे। दिल इतना धड़क क्यों रहा है? प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा जैसे वे डर गए हैं। फिर उन्हें इस विचार पर हंसी भी आ गई। डर किससे रहा हूं मैं प्रेतों से। मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूं जो भूत प्रेतों को मानूंगा? कविता के लिहाज से भले ही मुझे सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते हैं और रात को जब अंधेरा हो जाता है तब इस मंदिर में आकर देवी के आसपास नाचते हैं। देवी हैं, शिव हैं, उनके गण भी तो होने चाहिए। रात को मूर्तियों को घेर घेर कर नाचते होंगे और इन न जाने कब के बलि पशुओं की भस्मी भूत सिंगों से प्रोचित प्रसाद पाते होंगे। और दिन में मंदिर की कंदराओं में दरारों में छिपकर अपनी उपास्य मूर्तियों की रक्षा करते होंगे। देखते होंगे कि कौन आता है, क्या करता है। उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौट कर देखा। उन्हें एकाएक लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई छाया सा आकर उनके पीछे से भागकर कहीं छिप गया। प्रेत। वे फिर एक रुकती सी हंसी हंसकर बाहर निकल आए। इस घोर निर्जन ने मेरे शहर के शोर से उलझे स्नायुओं को और उलझा दिया। इसी नतीजे पर वे पहुंचे और फिर मंदिर की ओर देखने लगे। दिन ढल रहा था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई छाया को देखकर प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना नहीं चाहती, उससे चिपटी हुई, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो, मानो वह मंदिर और उसकी मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु हों। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा। इजिप्ट के पिरामिड भी इतने ही उपेक्षित पड़े थे। यह मंदिर आकार में बहुत छोटा है। वे विराट थे, लेकिन उपेक्षा तो वही थी। उनमें भी न जाने क्या क्या खजाने ऐसे ही पड़े थे जैसे यहाँ पर यह मूर्ति। उनके बारे में भी अज्ञान ने क्या क्या बातें फैला रखी थी, भूत प्रेतों की। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद साहस करके वहाँ गए। उन्होंने उनमें प्रवेश किया और अब संसार के बड़े बड़े संग्रहालयों में वे खजाने पड़े हैं और महत्व के अनुरूप सम्मान पाते हैं। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तुंताखेमन की वह स्वर्ण मूर्ति, उस 9 सेर खरे सोने का ही मूल्य 30,000 रुपये होगा। फिर प्राचीनता का मूल्य अलग और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का मूल्य अलग। कुल मिलाकर लाखों रुपए की चीज हुआ। वे फिर भीतर गए, मूर्ति उठाई और फिर रख दी। रख कर फिर बाहर आ गए। उन्होंने फिर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सूर्य भी एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया था। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से ओवरकोट पहना और फिर भीतर चले गए। मूर्ति के लिए उपयुक्त स्थान यह कदापि नहीं हो सकता। मंदिर है, पर जहाँ पूजा ही नहीं होती वह कैसा मंदिर? और गांव वाले परवाह कब करते हैं? यहाँ मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों उसे पता ही न लगे। कभी कभी भटकती हुई भेड़ बकरी की खोज में आया हुआ गडेरिया आकर देखे तो देखे। यहाँ मूर्ति को पड़ा रहने देना भूल ही नहीं, पाप है। इस निश्चय पर आकर भी उन्होंने एक बार बाहर आकर तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोट के भीतर छिपाई
किवाड़ को यथास्थान खड़ा किया, बूट एक हाथ में उठाए और बिना लौट कर देखे भागते हुए उतरने लगे। जब देवी का स्थान और उसके ऊपर खड़े दोनों पेड़ों की फुनगी तक आंखों की ओट से हो गई, तब उन्होंने रुककर बूट पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा मार्ग खोजने लगे जिससे गांव में से होकर न जाना पड़े, शिखर के दूसरे मुख से ही वे उतर सके। गांव मील भर पीछे छूट गया। सेबों के बगीचे फिर शुरू हो गए थे। कहीं कहीं कोई मधु पीकर अघाया हुआ मोटा सा काला भौरा प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता, तो कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती। सूर्य की धूप लाल हो गई थी। ये सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे थे। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय आह्लाद से भरा हुआ था। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ था, कितना सौंदर्य उन्होंने देखा था और कितना सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य उन्होंने पाया था। कुल्लू का अनिर्वचनीय सौंदर्य वास्तव में वह देवताओं का अंचल है। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का संसार भर की शुभेच्छा का रस उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू के प्रसिद्ध रस भरे सेब भी क्या करते। प्रोफेसर साहब की स्नेह उड़ेलती हुई दृष्टि के नीचे वे सेब मानो पककर रस से और भर जाते थे। उनका रंग लाल हो जाता था। कितने रस गदगद हो रहे थे प्रोफेसर साहब। सेब के बाग में फिर कहीं धमाका हुआ। प्रोफेसर साहब ने देखा, एक लड़का उन्हें देखकर शाख से कूदा और उनके कूदने के धक्के से फलों से लदी हुई शाखा भी टूटकर आ गिरी। प्रोफेसर साहब ने रौब के स्वर में कहा, क्या कर रहा है? लड़के ने सहम कर उनकी ओर देखा। वही लड़का था। हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेब वह कोट के गुलूबंद के भीतर छिपा रहा था। प्रोफेसर साहब के तन में आग लग गई। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा, झटका देकर सेब बाहर गिराया। 2 तमाचे उसके मुंह पर लगाते हुए कहा, बदमाश, फिर चोरी करता है? अभी मैं डांट के गया था, बेशर्म को शर्म भी नहीं आती। उन्होंने लड़के को छाती से धक्का दिया। वह गिरने को हुआ लेकिन संभल गया। फिर एक हाथ से कोट को थामकर जहां प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मारकर रो उठा। चीख सुनकर प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हुई, कुछ आनंद सा हुआ। विद्रुप से उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती? और छिपाओ से वहां पर। बातों में भरे तिरस्कार को और तीखा बनाने के लिए उनके हाथ ने उनका अनुकरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब के ओवरकोट के कॉलर में घुसा। एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी। एक चौंधिया देने वाला आलोक क्षण भर उनके आगे जलकर एक वाक्य लिख गया, इसने तो सेब ही चुराया है, तुम देवस्थान लूट लाए। सहमे हुए स्तंभित से प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सुझाने लगा कि यह बेवकूफ़ी है। उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है, लेकिन यह न जाने कैसे इस तर्क बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए थे। जैसे तैसे भीतर कोलाहल बढ़ने लगा। उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर होती गई। जब वे आंधी की तरह गांव से गुजर रहे थे, तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति उस विस्मय से उसकी ओर देखता और उन्हें लगता कि वे उनकी छाती की ओर ही देख रहे हैं, जैसे उस काले ओवरकोट की ओट में छिपी हुई देवमूर्ति से और उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। अंधेरा होते होते वे मंदिर पर पहुंचे। किवाड़ एक ओर पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान पर रखा। लौटकर चलने लगे तो आसपास छाए हुए, और जब अंधेरे में भयानक हो गए तो सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन न जाने उनके मन में शांति उमड़ आई। उन्हें लगा कि जैसे दुनिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है।